क्योंकि जब हम शेयर बाजार की बात करते हैं तो हम 5,000 स्क्रिप्ट की बात करते हैं। मेरा एक कोट है सर कि देयर इज लार्ज कैप, देयर इज मिड कैप, देयर इज स्मॉल कैप, देयर इज अनदर कैप विच इज कॉल्ड भंगार कैप। तो भंगार कैप के अंदर में जो 5,000 शेयर जो लिस्टेड है या 6,000 जो लिस्टेड है, उसमें से 90% शेयर भंगार कैप है साहब। अगर 5,000 लिस्टेड है तो 4,000 शेयर भंगार कैप है। और जो नए आदमी आते हैं वो उन्हीं भंगार कैप में इन्वेस्ट करते हैं कि मेरे को 5 रुपया वाला शेयर बता, 50 रुपया वाला शेयर बता। वो चोर मैनेजमेंट के पास ही जाएंगे, उनको मालूम नहीं, वही अट्रैक्ट करता उनको कि शायद इसी में मेरा तोड़फोड़ हो जाएगा, इसी के अंदर मैं अरबपति बन जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विशेष पगारिया एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो कई साल काम करने के बाद भी गलत स्टॉक्स में फंस जाते हैं और उनकी कैपिटल उसमें फंसी रह जाती है। कई बार पूरी कैपिटल इरोड हो जाती है क्योंकि या तो कंपनी बंद हो जाती है या उसका कामकाज बहुत ही बेकार या ठप सा हो जाता है। तो उसके शेयर के जो प्राइस है वो कभी भी पुराने भाव पे जो उसके लाइफ हाइस थे उस पे आ नहीं पाते हैं और हमेशा के लिए हम उन स्टॉक्स में स्टक हो जाते हैं। खास करके जो नए ट्रेडर है, जो नए लोग हैं स्टॉक मार्केट में, उनको इस टाइप की जो स्क्रिप्ट्स है ना वो अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो इन चीज़ों से कैसे बचा जाए और शेयर मार्केट में सही स्टॉक्स जो है वो कैसे ढूंढे जाए, उसके ऊपर आज हम पूरी चर्चा करेंगे, ताकि आगे से आप जब भी स्टॉक मार्केट में काम करें तो आप अच्छी और क्वालिटी कंपनियों में काम करें। फालतू की जो कंपनियां हैं वो आपके पोर्टफोलियो में कभी एंटर ही नहीं कर पाए, चाहे वो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो हो चाहे वो इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो हो। तो उस पर बात करते हैं। तो आइए समझते हैं दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आप शेयर मार्केट में नए नए आए तो आपका ध्यान हमेशा वो 2, 5, 10, 15 रुपए वाले शेयर्स पे ज्यादा गया कि भैया ये 5 रुपए वाला शेयर 10 रुपया हो गया तो मेरा तो पैसा डबल हो जाएगा। ओके। और अगर आप शेयर मार्केट में पुराने हैं और नए थे तब भी समझदार थे, तो आज भी आपके कांटेक्ट में ऐसे बहुत सारे लोग आते होंगे जो ये सोचते होंगे कि छोटी कंपनियों में पैसा लगाएं, छोटी कंपनी भी नहीं, छोटे शेयर प्राइस में पैसा लगाएं जो कि 2, 4, 5, 10, 15, 20 रुपए वाली है, ताकि हमारा पैसा जल्दी मल्टीप्लाई हो। तो ये आपने शायद देखा होगा आपके आसपास, या कभी ये गलतियां आपने भी की होगी कि आप छोटी टिकट साइज के स्टॉक्स ढूंढते रहे, उनमें पैसा लगाते रहे, ठीक है, और मैक्सिमम टाइम जो है उसमें इंसान नुकसान करता है। नसीब अच्छा हो कभी कभी तो पैसा बनता है, अदरवाइज मोस्टली उसमें नुकसान करता है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि 20 रुपए का शेयर कभी 40 रुपए का या 100 रुपए का हो नहीं सकता, बट मेरा कहने का मतलब खाली ऐसा है कि शेयर की जो प्राइस है ना वो उसकी क्वालिटी डिसाइड नहीं करता है। शेयर चाहे 20 रुपए का हो चाहे 2,000 रुपए का हो, वो अच्छी कंपनी है या नहीं है, उसमें पैसा लगाने जैसा है या नहीं है लंबी अवधि के लिए, उसके पैरामीटर्स अलग होते हैं। उसके पैरामीटर्स कभी भी शेयर का भाव नहीं होता है। जबकि ज्यादातर लोग जो है वो सिर्फ शेयर प्राइस देख करके इन्वेस्टिंग करते हैं। मेरे साथ ये कई बार होता है, बिकॉज सिंस मैं बहुत टाइम से स्टॉक मार्केट में हूँ, तो मेरे रिश्तेदार, दोस्त, बिल्डिंग के लोग, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, उन सबको पता है कि भाई ये शेयर मार्केट का ही काम करता है, ही ईट स्लीप शेयर मार्केट ओनली। तो वो लोग मुझे कई बार पूछ लेते हैं कि अरे विशेष भाई कोई शेयर पता है तो बताओ। तो जैसे आगे 3-1 साल पहले मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने मेरे को पूछा कि भाई कोई बढ़िया कंपनी बताओ, 25-30 हजार रुपये लगाने हैं मेरे को 2-3 साल के लिए। तो मैंने उनको बोला ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में डाल दीजिए। तो उन्होंने तुरंत चेक किया तो उन्होंने बोला अरे ये तो 3600 रुपये का शेयर है, आप इतना महंगा शेयर मेरे को बता रहे हो, कोई सस्ता वाला बताओ ना, कोई 50-100 रुपये वाला बताओ। मैंने उनको बोला कि इस 50-100 रुपये हो जाने से वो सस्ता हो गया ऐसा नहीं है, उसके नंबर ऑफ शेयर्स भी तो ज्यादा हो सकते हैं, इस वजह से वो सस्ता है। और आज जो 3600 रुपये का ओरेकल है, जब उनसे बात हुई थी, कल को अगर इसके शेयर स्प्लिट हो गए तो ये 3600 का आपको 360 भी दिख सकता है। तो इस पे से डिसाइड मत करिए कि कंपनी में पैसा लगाना है नहीं लगाना, उसके पैरामीटर्स अलग होते हैं। मैंने आपको बढ़िया कंपनी बताई है, इसमें आप पैसा लगाइए। और फिर उन्होंने देखा कि 1.5-2 साल बाद वही शेयर 8,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो उन्होंने बोला अरे विशेष भाई, आपने तब बोला था, लगा दिया होता तो अभी हमारा पैसा 3 गुना जैसा हो चुका होता, लाइक दैट। तो मैंने उनको बोला कि देखिए 3 गुना तो मैं भी नहीं कर पाया, मैंने भी, जब मुझे भी नहीं पता था ये 3 गुना होगा, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे थे और उन फंडामेंटल को देखते हुए मैंने मेरा पैसा लगाया था। मुझे जब 50-60% मिला, मैंने पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए वो सौदा लिया था, बुक करके निकल गया। हाँ, ये बात और है कि कंपनी ने आउट परफॉर्म किया और इस बार इसका शेयर बहुत ज्यादा चल गया। लेकिन
ये मुझे भी नहीं पता था कि इतना ज्यादा चलेगा, बट मुझे इतना जरूर पता था कि इस भाव पे आप लोगे तो 1-1.5 साल में आपको 40-50% के रिटर्न तो पक्के मिलेंगे। कहानी का तात्पर्य यह है कि लोगों की माइंडसेट ही ऐसी है। जब हम किसी को HDFC बैंक या नवीन फ्लोरिन या ऐसे सब स्टॉक्स बताते हैं जिनकी हाई वैल्यूज है, राइट, जो 4,000 के हैं, 5,000 के हैं, 2,000 के, 3,000 के, तो लोगों को वो शेयर महंगे लगते हैं। जबकि मेरा आपको एक मैसेज है इस वीडियो के थ्रू कि कभी भी शेयर की प्राइस से डिसाइड मत करिए वो महंगा है, बिकॉज प्राइस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 5 रुपए की चीज बहुत महंगी हो सकती है और 5,000 की चीज बहुत सस्ती हो सकती है, ये आप मान के चलिए। क्योंकि शेयर का जो भाव है उस पर एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि उस कंपनी के कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू हुए हुए हैं मार्केट में। अगर नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा है या वो स्प्लिट हो जाते हैं तो उसका भाव कम भी हो जाता है। जैसे एचडीएफसी बैंक 2000 एचडीएफसी बैंक जो है वो 2000 के आसपास ट्रेड करता था, फिर उसका स्प्लिट हुआ। और कितने शेयर है विप्रो का, तो कितनी बार स्प्लिट हुआ है, बोनस इश्यूज हुए हैं, ठीक है, राइट इश्यूज आते हैं, तो उसकी वजह से शेयर के भाव जो है वापस कम दिखते हैं हमें स्क्रीन पे। बट वो प्राइस आपको ये नहीं बताती कि शेयर या इस कंपनी में निवेश करने जैसा है या नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहली बात कि आप शेयर की प्राइस देख के मत डिसाइड करिए कि वो सस्ता है या महंगा है। दूसरी बात, शेयर चाहे 20 रुपए का हो चाहे 2,000 रुपए का हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको खाली एक चीज ध्यान रखनी है, जो कि विजय केडिया जी ने बोला है, जो कि इंडिया के एस इन्वेस्टर है विजय केडिया। उन्होंने बोला है एज अ न्यू इन्वेस्टर और एज अ मीडियोकर इन्वेस्टर, राइट, जिन्होंने थोड़ा वक्त भी बिता दिया हो शेयर मार्केट में, उन्हें मेन एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को भंगार कैप से बचा के रखना है। मतलब आपका पैसा भंगार कैप में नहीं लगना चाहिए। ये भंगार कैप क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, लार्ज कैप होता है जो बड़ी कंपनियां होती है वो, मिड कैप होता है जो उससे छोटी कंपनी होती है, स्मॉल कैप होता है जो बहुत छोटी कंपनी होती है, माइक्रो कैप होता है जो बहुत बहुत छोटी कंपनी होती है। जनरली ये इस तरीके से जो है ना, कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से कंपनियां डिवाइडेड होती है। बट एक और कैप होता है जिसको हम बोलते हैं भंगार कैप। इस भंगार कैप के अंदर लार्ज कैप कंपनी भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है, मिड भी हो सकती है, माइक्रो भी हो सकती है, और हमें इसी से बचना है, ऐसा विजय केडिया जी बोलते हैं। अगर आप भंगार कैप से बच गए तो आपने 80% तो जीत लिया। अपना इन्वेस्टमेंट का जो गेम है उसमें आप 80% तो जीत चुके हो। तो ये भंगार कैप होता क्या है? ये भंगार कैप वो कंपनियां होती है जिनके फंडामेंटल की धज्जियां उड़ी हुई है, जिनका कोई फंडामेंटल नहीं है। उन कंपनी के प्रमोटर्स को ही नहीं पता है कि वो अपनी कंपनी को कहाँ लेकर के जा रहे हैं। उनकी ना तो कोई सेल्स बराबर से हो पा रही है, ठीक है, ना वो कोई प्रॉफिट ढंग से कर पा रहे हैं। कभी हो गया राम भरोसे तो हो गया, कर्जे में कंपनियां डूबी हुई है, उनकी बैलेंस शीट जो है वो एकदम खराब हो रखी है। इस टाइप की कंपनीज होती है जिनके पास कोई विजन नहीं है, जिनके प्रमोटर्स के पास, जिनको पता नहीं है हमारी ग्रोथ होगी नहीं होगी, राइट, जहां पे कोई उम्मीद नहीं है, उसे भंगार कैप बोला जाता है। और हम ऐसी कंपनियों में पैसा डाल के सोचते हैं कि हमारा पैसा मल्टीप्लाई हो जाए, तो कैसे होगा, ठीक है। तो इंडिया में एनएससी बीएससी में मिला करके 7,000 से भी ज्यादा लिस्टेड कंपनी है। रिसेंट डेटा तो ये बोलता है शायद 8,000 तक लिस्ट हो चुकी है। अब ये 7 और 8,000 में से मैं आपको सही मायने में बोलूं तो मुश्किल से 200 या 250 ही कंपनी है जो कि निवेश करने के लायक है। बाकी कंपनियां निवेश करने के लायक ही नहीं है। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो आप भूल जाओ, पोजिशनल ट्रेडिंग भी उनमें नहीं कर सकते। स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे की बात अलग है, वहां तो प्राइस मूवमेंट है, वो तो पूरा सट्टा है, ठीक है, तो वो आप करते हो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप बहुत लंबे टाइम के लिए, काफी ज्यादा साल के लिए आप पैसा लगाते हो। पोजिशनल ट्रेडिंग में आप किसी भी शेयर में 3 महीने से 12 महीने तक पैसा लगाते हो। जब आप इतनी अवधि के लिए पैसा लगा रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना होता है कि वो कंपनी अच्छी हो, कहीं वो भंगार कैप तो नहीं है। तो उनसे हमको बचना होता है। तो भंगार कैप क्या होता है मैंने आपको ये बताया। कंपनी के फंडामेंटल की धज्जियां उड़ी हुई है, प्रमोटर्स के पास कोई विजन नहीं है, शेयर्स गिरवी हो सकते हैं, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, लॉसेस कर रही है, सेल्स कंपनी के गिर रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है कंपनी का। ऐसी कंपनियां होती है जो भंगार कैप होती है। लोग क्यों फंसते हैं ऐसी कंपनियों में? इसलिए फंसते हैं क्योंकि वो फंडामेंटल चेक ही नहीं करते हैं। आज भी शेयर मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जहां पे 50% से ज्यादा लोग जो किसी के कहने पे स्टॉक ले लेते हैं, या तो टीवी वालों के कहने पे या किसी यूट्यूबर के कहने पे, जो कि अब सेबी ने बैन कर दिया है तो बहुत अच्छा किया, या फिर उनके किसी दोस्त यार ने बोला है कि भाई ये शेयर ले ले बहुत भागने वाला है, राइट, और फिर वो देखते ही नहीं है फंडामेंटल, वो ले लेते हैं लालच में और फिर वो फंसते हैं।
तो ऐसे लोगों को मेरा यही कहना है कि भाई आप अपना जो रूटीन बिजनेस करते हो क्या उसमें किसी दूसरे की सुनते हो? आप अपना दिमाग लगाते हो ना। तो स्टॉक मार्केट का जो बिजनेस है इधर आप क्यों दूसरों की सुन के खरीद लेते हो? दूसरों की सुनो पर फिर अपना दिमाग तो लगाओ, जा करके चेक तो करो उसके फंडामेंटल कैसे हैं क्या है, फिर निवेश करिए, वरना मत करिए। अब आप अगर आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर हमें तो इतना पता ही नहीं है फंडामेंटल कैसे चेक किया जाता है, क्या किया जाता है, तो देखिए आज आपको खाली 4 चीजें बताऊंगा फंडामेंटल में। उन 4 चीजों को अगर आपने अप्लाई कर लिया तो आप एटलीस्ट बंगार कैप से तो बच जाएंगे। वैसे तो फंडामेंटल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें जितना एनालिसिस करो उतना कम है। जब मैं खुद के लिए कोई कंपनियां ढूंढता हूं तो मैं उनमें काफी डीप एनालिसिस करता हूं। बट एटलीस्ट 4 पैरामीटर ऐसे कि वो आपने फॉलो कर लिए तो आप भंगार कैप से तो बच जाओगे। फिर वो कंपनियों में आपका पैसा जो है वो डूबने की प्रोबेबिलिटी नहीं के बराबर हो जाएगी। तो ये 4 पैरामीटर कौन से हैं? पहले तो मैं आपके साथ ये 4 पैरामीटर डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आपको वेबसाइट पे ले जा करके दिखाऊंगा कि जब ये पैरामीटर हम लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली 8,000 या 7,000 जो लिस्टेड कंपनी है उसमें से 200-250 कंपनी ही सिलेक्ट होकर के हाथ में आती है। उन 200-250 कंपनी में ही आपको काम करना चाहिए। तो ये 4 पैरामीटर कौन से हैं फटाफट समझते हैं। पहला पैरामीटर होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? तो आप सब अगर जॉब कर रहा है, बिजनेसमैन हो, आप जो भी करते हो आपको ये तो पता होगा बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रॉफिट। अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो ही वो सरवाइव करेगा और वो ग्रो करेगा। और जब हम शेयर होल्डर बनते हैं, जब हम कंपनी में पैसा लगाते हैं, इक्विटी शेयर खरीदते हैं, तो हम शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर का मतलब इनडायरेक्टली वी आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो सारे खर्चे निकालने के बाद, टैक्स वैक्स भर देने के बाद, इंटरेस्ट भर देने के बाद, डिबेंच प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड दे देने के बाद फिर जो पैसा बचता है ना वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। और वो जो पैसा होता है, वो जो लास्ट फाइनल प्रॉफिट बचता है, उस पे से जो हम रिटर्न गिनते हैं उसको बोला जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो हमारे लिए रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत मैटर करता है। तो कोई भी कंपनी में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कम से कम एफडी के रिटर्न से डबल होना चाहिए। मतलब अगर इंडिया में एफडी का रिटर्न 7% है तो उसका डबल कर दीजिए, वो हो गया 14%। अगर आप कोई ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो जो 14% से कम कमा रही है तो वो कंपनी इतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी। और अगर वो एफडी से भी कम कमा रही है, 7% से भी कम कमा रही है, तो भाई तुम बिजनेस ही क्यों कर रहे हो? तुम्हें बिजनेस करने की जरूरत ही नहीं है। तुम सारा बिजनेस वाइंड अप करो, रिजर्व्स में जो पैसा पड़ा है उसको एफडी में लगा दो। फालतू में मेहनत कर रहे हो तुम अपने आप को बिजी दिखाने के लिए। तो कम से कम 14% से ज्यादा कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये एक हमारा पहला क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो भाई आप काम कर रहे हो तो कम से कम जो बैठे बैठे पैसा मिलता है उससे डबल तो कमाओ, वरना तुम्हारा काम करने का मतलब ही नहीं है। सेकंड आता है डेट इक्विटी रेशियो, यानी कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। जिन कंपनियों पे बहुत ज्यादा कर्जा है वो अच्छा नहीं कर सकती ऐसा नहीं है। जिन कंपनियों में बहुत ज्यादा कर्जा है, अगर वो सेल्स अच्छे से इंक्रीज कर पाती है अपनी और उस इंक्रीज सेल्स को मेंटेन कर पाती है बुरे वक्त में भी, तो वो कंपनियां सरवाइव करके धीरे धीरे अपना कर्जा चुका देगी और फिर आगे बढ़ जाएगी। लेकिन हम ऐसा रिस्क क्यों लें बीइंग अ इन्वेस्टर? मुझे क्या पता वो बुरे टाइम पे भी परफॉर्म कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो ज्यादा जिसने उधार ले रखा है उस कंपनी के पीछे मैं पैसा क्यों लगाऊंगा? तो मैं ऐसी कंपनी ढूंढूंगा जो या तो डेट फ्री है या उनमें थोड़ा बहुत डेट है। थोड़ा बहुत डेट कितना होता है? मतलब आपकी जो इक्विटी वैल्यू है, राइट, जैसे मान लो इक्विटी वैल्यू 1 करोड़ है तो उसके सामने अगर आपने 25 लाख की लोन ले रखी है तो दैट इज ओके, आप वो कभी भी चुका सकते हो। और थोड़ी बहुत लोन होना अच्छी बात है, वो लिवरेजिंग इफेक्ट देता है, उससे हमारे रिटर्न्स बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हो बाद में कोई और वीडियो में टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो डेट इक्विटी रेशियो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। ये कभी भी 0.25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 0.25 का मतलब आपका खुद का जो पैसा है उसके सामने आपने लोन 25% ही उठा रखी है, तो वो लोन आप कभी भी चुका पाओगे। यू आर इन अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन। ओके, सो लोन जो है डेट इक्विटी रेशियो से पता चलता है। डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 0.25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, प्रोमोटर्स की होल्डिंग। प्रोमोटर्स जो होते हैं वो बिजनेस की लाइफ लाइन माने जाते हैं, क्योंकि वही तो बिजनेस को आगे लेकर के जाएंगे, वही तो है जिन्होंने इस कंपनी को फॉर्म किया था। तो प्रमोटर्स का विजन क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। इसलिए जिन कंपनी में भी प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% से कम है वो कंपनियां रिस्की मानी जाती है। हाँ, देर आर सर्टन स्ट्रक्चर्स इन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पे प्रमोटर की होल्डिंग पहले दिन से ही कम थी। जैसे मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक है, तो आईसीआईसीआई बैंक जो है वो गलती से बनी हुई बैंक है। उसका जब गवर्नमेंट ने वो इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया था तो उसका पर्पस कुछ और था, फिर बाद में उसका पर्पस चेंज होकर के वो बैंकिंग बिजनेस में आ गए, तो वहां पे कोई फिक्स प्रमोटर नहीं है। तो कई कंपनियां ऐसी है जहां पे डे 1 से प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है,
तो वो चलता है। लेकिन अगर प्रमोटर की होल्डिंग पहले 60-65% या 70% थी और अब 40% हो गई है, मतलब वो हर साल अपने होल्डिंग बेच बेच के निकले जा रहा है, तो उसका कंट्रोल चला जाएगा उस कंपनी पे, और कोई भी अपना कंट्रोल क्यों छोड़ना चाहेगा, राइट। तो प्रमोटर की होल्डिंग कम होने का मतलब हो गया, अगर वो कंटिन्यू अपनी होल्डिंग कम करता जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि एक सिंकिंग शिप है और उस शिप से कैप्टन या एस्केप ढूंढ रहा है। तो ऐसी शिप में हमें सवार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। इसलिए प्रमोटर की होल्डिंग हमेशा 50% से ज्यादा होनी चाहिए, और सिर्फ ज्यादा ही नहीं होनी चाहिए, हमें यह भी देखना चाहिए कि कहीं ये अपनी होल्डिंग्स बहुत बड़ी मात्रा में बेच तो नहीं रहा है। अगर 52% और 3 साल से 52% या एक आध परसेंट ऊपर नीचे हो रहा है, दैट इज ओके। पर अगर आप देख रहे हो कि पहले 65 थी, फिर 60 हुई, फिर 55 हुई, अभी 51 हुई, तो इट इज अ मैटर ऑफ वरी। यानी 50% से ज्यादा तो होनी चाहिए, बट डिक्रीजिंग नहीं होनी चाहिए, या तो इंक्रीजिंग होनी चाहिए या स्टेगनेंट होनी चाहिए। तो तीसरा पॉइंट है, प्रोमोटर होल्डिंग 50% से हमें ज्यादा चाहिए। चौथा और खास पॉइंट, बीइंग अ शेयर होल्डर, बीइंग अ ट्रेडर या बीइंग अ इन्वेस्टर, आप कभी नहीं चाहोगे आपका पैसा खराब कंपनियों में या बहुत छोटी कंपनी में फंस जाए। तो जब तक आप बहुत बड़े माहिर नहीं हो जाते हो स्टॉक मार्केट में, कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर लेते हो, तब तक आपको बहुत छोटी कंपनियों से दूर रहना चाहिए, जैसे कि माइक्रो कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया। इनमें आपको बहुत ज्यादा निवेश नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि जो कंपनी 15,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप रखती है, उससे नीचे वाली कंपनी में हम काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है उनमें बैलेंस शीट में विंडो ड्रेसिंग हुई हो। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कि मैनेजमेंट ने खुद ने अपनी बैलेंस शीट कुछ साल से वो अच्छा दिखा रहे हैं, बट वहां पे माल प्रैक्टिसेस होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहां पे कुछ फ्रेम किया जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे केसेस इंडिया में पहले भी हुए हैं और निकल के आए हैं, पूरी दुनिया में हुए हैं। तो जहां कंपनी का साइज 10,000 करोड़ से कम होता है, वहां के जो प्रमोटर्स होते हैं वो कई बार लोन वोन लेने के चक्कर में या अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में, पीयर प्रेशर में, वो कई बार अपनी ही बैलेंस शीट को जितनी अच्छी है नहीं उससे ज्यादा अच्छी दिखाने की कोशिश करते हैं। और हम वही बैलेंस शीट स्टडी करके हमें लगता है कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन वहां पे गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं कि बड़ी कंपनियों में गड़बड़ी नहीं हो सकती, राइट, बड़ी कंपनियों में भी ये गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन वहां पे चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, छोटी कंपनियों में इन चीजों के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो 15,000 करोड़ या उससे जो बड़ी कंपनी है उसी में हम काम करेंगे, उससे छोटी कंपनियों में हम काम ही नहीं करेंगे। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर, अगर ये चार पैरामीटर आपने फॉलो कर लिए इन्वेस्टिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करने से पहले, तो दोस्तों भंगार कैप से आप बच जाओगे। जो विजय केडिया जी ने बोला है, उन स्टॉक से आप बच जाओगे, और उनसे आप बच गए तो 80% तो आपकी जीत वहीं पे होगी। बाकी का 20% जो है वो आप कहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस से उस शेयर को खरीदते हो, कितने सस्ते में खरीद पाते हो, और थोड़ा आपका लक फैक्टर, इन चीजों पे भी डिपेंड करता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितनी कंपनियां जो है वो सही में निवेश करने के लायक है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, बाय अप्लाइंग दिस 4 पैरामीटर्स। कैसे भंगार कैप बाहर निकल जाएगा, तो आप देखोगे कि 80 से 90% कंपनियां भंगार कैप ही है और हम उसी में फंस जाते हैं। तो आइए दोस्तों, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से ये पैरामीटर्स एक मैजिक क्रिएट करता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि ये जो भंगार कैप है उससे कैसे बाहर निकलना है, और स्टॉक मार्केट में जो बढ़िया कंपनी है सिर्फ उन्हीं कंपनियों में हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसके लिए हम screener.in पे आएंगे। स्क्रीनर ये एक फ्री वेबसाइट है, इसका प्रीमियम वर्जन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो screener.in आप यहाँ देख सकते हैं, इस पर लॉगिन करना है आपको। गूगल एक्सेस से लॉगिन हो जाता है तो आपका जो जीमेल आईडी है उससे लॉगिन करिए। ये मैंने मेरे जीमेल आईडी से लॉगिन कर लिया। लॉगिन हो जाने के बाद फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर फीड स्क्रीन टूल्स ऐसा लिखा हुआ आएगा। इस पे टूल्स में जाइए, क्रिएट स्टॉक स्क्रीन पे क्लिक करिए, तो आपके सामने ऐसा एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब इसमें हमने जो कंडीशन डिस्कस की थी वो डालते हैं। तो जैसे कि ROE हमें चाहिए था 15-14% से ज़्यादा। तो एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 इयर्स भी आप ले सकते हैं, या 5 साल का भी ले सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो 14 से हमें ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैंने 14 से ग्रेटर देन की साइन रखी है। एंड लगाया है, जब तक कंडीशन कंटिन्यू रहेगी एंड लिखना है, बाद में आप हटा सकते हो। फिर डेट टू इक्विटी है, तो डेट टू इक्विटी ले लेते हैं हम। तो डेट टू इक्विटी हमें कम चाहिए, कितना, 0.25 से कम चाहिए हमें। मैं 0.26 कर देता हूँ, बिकॉज 0.25 भी चलेगा मुझे। ओके, डेट टू इक्विटी ले लिया हमने। ज़्यादा उधार वाली कंपनी नहीं चाहिए, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा चाहिए। बहुत सिंपल सी कंडीशन में डाल रहा हूँ, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ।
और फिर हम देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग। तो ये आ गया प्रमोटर होल्डिंग। तो प्रमोटर होल्डिंग जो है वो हमें 50% से ज़्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ 50 लिख देता हूँ। ठीक है, बाद में मैंने आपको बोला था मार्केट कैप, क्योंकि हमें बहुत छोटी कंपनियों में काम नहीं करना है, तो मार्केट कैप हमें 15,000 करोड़ से ज़्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ 15,000 लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारी लास्ट कंडीशन है। ये सब कंडीशन लिखने के बाद अब हम क्वेरी रन करेंगे, तो हमें पता चलेगा जो 7,000 से भी ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें से कितनी कंपनी है जो ये सिंपल क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं। बिकॉज जो ये सिंपल क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं उन्हीं कंपनियों में आप बोल सकते हो कि कुछ ट्रेडिंग या कुछ इन्वेस्टिंग करने जैसा है, उनमें से भी फिर छांटनी पड़ती है। लेकिन ये एक बेसिक स्क्रीनिंग में आपको बता रहा हूँ कि इसके बाहर तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है, बाकी सब भंगार कैप है, यानी सब फालतू कंपनियां हैं। तो हम इस क्वेरी को रन करते हैं। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, आप देखिए स्क्रीन पे आपके सामने 103 रिजल्ट्स आ रहे हैं, यानी 103 कंपनी ऐसी है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। तो आप देख सकते हो मैंने ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया है यहाँ पे, बहुत सिंपल है भाई। आप एफडी से डबल कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, आपकी मार्केट कैप 15,000 करोड़ से ज्यादा है या नहीं, प्रमोटर्स 50% से ज्यादा हिस्सा रखते हैं या नहीं रखते हैं, और क्या आपका डेट इक्विटी बहुत ज्यादा नहीं है, बस इतनी सिंपल सी चीज मैंने लगाई। और आप देखो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 103 कंपनी ऐसी है जो कि इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती है। मतलब 103 के बाहर आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। वापिस इसको आपको मार्केट कैप के ऑर्डर में सेट करना है, तो इस पर क्लिक करिए। तो पहले बड़ी वाली कंपनी आ जाएगी और फिर ऐसे छोटी छोटी कंपनी, उससे छोटी कंपनी सब आती रहेगी। तो ये आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सेट हो जाता है। तो टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मारुति सुजुकी, एचसीएल टेक, सन फार्मा, भारत इलेक्ट्रॉन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, विप्रो, ये सब वो कंपनीज है जो कि हमारे इन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती है। और आपको पहले छोटी कंपनी चाहिए, मार्केट कैप पे वापस क्लिक करिए आप। तो अब पहले 15,000 करोड़ से जो आसपास की है वहां से शुरू होगा। तो ट्रैवल फूड करके कोई कंपनी है, मैंने तो इसका नाम भी नहीं सुना है आज तक, ये आती है। डोम्स इंडस्ट्री करके, आई थिंक ये स्टेशनरी वाली कंपनी है जो अभी थोड़े टाइम पहले लिस्ट हुई थी। BASF, त्रिवेणी टर्बाइन, नावा, कोनाका लाइफ, कोहेंस लाइफ, आदित्य इन्फोटेक, विनती ऑर्गेनिक्स। ओके, तो अब आपको छोटी कंपनियां पहले मिल जाएगी, RR केबल, पॉली मेडिक्योर, गोदावरी पावर, बीकाजी फूड, चंबल फर्टिलाइजर, GMDC, ग्रिंडवेल नॉर्टन। सो ये 103 कंपनियां हैं कुल मिलाकर के जो हमारा ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करती है। मतलब बाकी सब भंगार कैप है, उनमें पैसा आप लगाओगे तो बहुत हाई रिस्क पे हो आप। ओके, और एक बार में 50 लिस्ट बताता है, 103 कंपनी है। आप सेकंड पेज पे क्लिक करोगे तो फिर आगे की 51 ऑनवर्ड्स आ जाएगी। LNT टेक्नोलॉजी, एक्सेवेर, IRCTC, हिंदुस्तान कॉपर, भारत डायनामिक्स, निपॉन लाइफ, कोलगेट, पामोलिव, देख सकते हो सब नामी गिरामी कंपनी है, मेजोरिटी इनमें से। ओके, और इन्हीं सब कंपनियों में पैसा लगाने जैसा है, बाकी कंपनियों में पैसा लगाने जैसा नहीं है। तो दोस्तों कितना सिंपल सा सिस्टम है भंगार कैप को अवॉइड करने का। अगर आप ये एक सिंपल सी चीज फॉलो कर लो और इन्हीं कंपनियों में ट्रेड करो, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मनी ब्लॉकेज है या जो लॉसेस है वो कम हो जाएंगे और आप अच्छा पैसा बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।